हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th सीबीएसई सब्जेक्ट इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इंडिगो और इस चैप्टर के राइटर हैं लॉइस फिशर। अगर थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ इस चैप्टर का, तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे इंडियंस लोगों पर अत्याचार करते थे, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, इंडिगो उगवाते थे और भी बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगा के रखे थे। उससे कैसे गांधी जी ने हटवाया चंपारण बिहार के लोगों के लिए, गांधी जी ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया और उनकी हेल्प की, यही बेसिकली बताया गया है। सब कुछ पढ़ेंगे, पूरा समरी जानेंगे, बट वीडियो में बने रहना एंड तक। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर हाई शुरू करते हैं। गाइस, चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है। गांधी जी एक मीटिंग में जाते हैं जो कि हर साल होती है ना। उसमें बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरीके से पार्टी पूरी होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, है ना, भाषण वगैरह होता है, फिर पार्टी वगैरह होती है ना। तो वही लखनऊ में हो रही थी 1916 में। वहीं पर गांधी जी आए हुए थे और बहुत सारे किसान पीसेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट थे जो कि भाषण सुन रहे थे। उसी में से एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये थोड़ा सा अलग था। बेसिकली ये चंपारण बिहार से आया था और ये सोच रहा था कि यहाँ पर कोई मेरी हेल्प करेगा, जो चंपारण में ये चल रहा है ब्रिटिशर्स का अत्याचार, उससे हेल्प करने में। तो और भी किसान से वो बात करता है राजकुमार शुक्ला कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है हमारे चंपारण बिहार में। क्या प्रॉब्लम है अभी आगे आपको पता चलेगी, इसमें कोई हेल्प करे मेरी तो मुझे अच्छा लगेगा। कौन हेल्प कर सकता है? सभी लोग कहते हैं उससे, राजकुमार शुक्ला से, इस चीज़ में गांधी जी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप एक बार उनसे हेल्प मांग के देखो। तो राजकुमार जाता है गांधी जी के पास, कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, आप चंपारण मेरे साथ चलो, वहां पर देखो ये ब्रिटिशर्स कितना ज़्यादा अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती हमसे नील की खेती करा रहे हैं और सारी ज़मीन उनके नाम पर है और बहुत सारे टैक्सेस वगैरह, है ना। तो कहते हैं चलो आप हमारे साथ चंपारण। अब गांधी जी भाई एक तरीके से लीडर थे भाई, लीड करते थे, बहुत सारे काम थे उनके पास, है ना। तो गांधी जी कहते हैं राजकुमार शुक्ला से कि देखो भाई ऐसी बात है, हम आएंगे चंपारण, बट अभी हम नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी मैं बिजी हूँ, ऑलरेडी मेरे सारी शेड्यूल बना हुआ है कि मुझे इस जगह जाना है कल परसों नरसों। मतलब गांधी जी का पूरा टाइम ऑलरेडी बटा हुआ था लोगों में कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ठीक है। राजकुमार शुक्ला कहते हैं कोई बात नहीं गांधी जी, जब आपको टाइम मिले तब आ जाना, ठीक है। तो गांधी जी के साथ ही पीछे पीछे लग जाते राजकुमार शुक्ला। जहाँ गांधी जी जाते हैं वहाँ पर राजकुमार शुक्ला पीछे पीछे चल देते हैं, है ना। तो ऐसे ही बहुत जगह गांधी जी जाते हैं और पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला भी जाते रहते हैं, है ना। उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम में आ जाते हैं, वहाँ पर भी राजकुमार शुक्ला पहुँच जाते हैं। मतलब गांधी जी को फॉलो करते जा रहे थे, जहाँ गांधी जी जा रहे थे वहीं जाते जा रहे थे, ठीक है। तो गांधी जी को लगता है भाई बंदा तो बहुत मस्त है यार ये राजकुमार शुक्ला, मतलब देख रहे हो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं जा रहा है, मतलब ये सीरियस है बहुत ज़्यादा। तो गांधी जी फाइनली अपने आश्रम पहुंचते हैं, वहाँ पे भी राजकुमार शुक्ला पहुंच जाता है और गांधी जी राजकुमार शुक्ला से बोलते हैं कि भैया हम चंपारण आएंगे इस डेट को, ठीक है, तुम मेरे को कलकत्ता स्टेशन पे मिलना, वहाँ पर हम लोग ट्रेन से साथ में जाएंगे, ठीक है। फिक्स डेट बता देते, फिक्स टाइम बता देते हैं और बोल देते कलकत्ता, कलकत्ता ना जो, वहीं पर हम स्टेशन पे आपका वेट करेंगे, वहीं पर आना, आप हम दोनों फिर साथ में ट्रेन से चलेंगे। राजकुमार शुक्ला खुश हो जाता है। फिर फाइनली वो डेट आ जाती है, ठीक है, और राजकुमार शुक्ला कलकत्ता स्टेशन पर वेट कर रहा होता है गांधी जी का। गांधी जी आते हैं, दोनों लोग ट्रेन में बैठते हैं और कहाँ के लिए चल देते हैं ट्रेन से? पटना के लिए। सबसे पहले कहाँ गए? पटना, ठीक है। पटना के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं गांधी जी और राजकुमार शुक्ला, ठीक है। पहुंच जाते हैं, वैसे ही डिसाइड करते हैं सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के घर पे जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद कौन? हाँ जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके घर पे जाते हैं राजकुमार शुक्ला और गांधी जी दोनों साथ में। राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे नहीं होते हैं, वो बाहर गए हुए होते हैं काम से। तो उनके सर्वेंट्स, उनके नौकर चाकर होते हैं, वो आते हैं और क्या देखते हैं राजकुमार शुक्ला, अरे ये तो राजकुमार शुक्ला है, मतलब वही अनटचेबल गरीब लोग होते हैं ना, अगर ये किसी चीज़ को छू भी लेंगे तो वो खराब हो जाएगी, ऐसा मानना था उस टाइम पर। तो सर्वेंट्स को लगता है कि महात्मा जी, ये गांधी जी हैं और ये राजकुमार शुक्ला एक ही जैसे होंगे दोनों, है ना, ऐसे ही अनटचेबल। तो अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं करते हैं और बोल देते हैं कि जाओ अभी तो नहीं है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी, बाद में आना। क्योंकि गांधी जी जो कपड़े पहनते थे बहुत नॉर्मल पहनते थे, कोई दिखावा वगैरह ज़्यादा नहीं करते थे। नौकर चाकर ने गांधी जी के कपड़े देख के बोल दिया अरे ये तो ऐसा ही होगा, कोई राजकुमार शुक्ला जैसा गरीब गुरबा कोई, है ना। तो ऐसा था। तो गांधी जी और उसके बाद गांधी जी राजकुमार शुक्ला वहीं पर बैठ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर के पास। वहाँ पर एक कुआं होता है जिससे पानी निकाला जाता है ना, तो वो कुआं की तरफ जाते हैं गांधी जी पानी पीने के लिए। तो उनके जो नौकर चाकर होते हैं राजेंद्र प्रसाद के, वो उन्हें नहीं जाने देते वहाँ पर, ठीक है, कुआं नहीं छूने देते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर इन्हें टच किया इस चीज़ को तो ये खराब हो जाएगा, ये लोग अनटचेबल हैं। पहले के टाइम पे ऐसे ही माना जाता था, जो गरीब थे, थोड़े से लोअर कास्ट के होते थे, उनके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया जाता था, तो वैसे ही था, ठीक है। तो फिर गांधी जी डिसाइड करते हैं कि चलो सबसे पहले मुजफ्फरपुर चलेंगे और वहाँ से सारी डिटेल निकालेंगे चंपारण की कि
क्या यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन लॉज चल रहे हैं और क्या ये ब्रिटिशर्स रूल्स बना रहे हैं, सब कुछ वहाँ पूरी डिटेल लेंगे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के घर से सीधा राजकुमार शुक्ला और गांधी जी मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाते हैं। साथ ही साथ जेबी कृपलानी को वो टेलीग्राम भी भेज देते हैं। जेबी कृपलानी कौन है? बेसिकली प्रोफेसर हैं, ठीक है, और वो मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं, ठीक है। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला दोनों साथ में हैं, पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर। स्टेशन पर ही जेबी कृपलानी जिनको टेलीग्राम लिखा था वो खड़े होते हैं, हाय कर रहे होते हैं, हाय और साथ ही साथ उनके स्टूडेंट भी होते हैं। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की है, जेबी कृपलानी प्रोफेसर थे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, मैं मानता हूँ, लेकिन स्टेशन पर भी जेबी कृपलानी के साथ साथ जिन्हें वो पढ़ाते थे वो आए थे, समझ रहे हो, गुरु जी के साथ में। बड़ी बात है उस टाइम। आज के टाइम पे ऐसा तो होता नहीं, कोचिंग पढ़ते हैं, टीचर को स्टेशन जाना है तो साथ में थोड़ी ना जाते सभी बच्चे, लेकिन उस टाइम जाते थे। जेबी कृपलानी से गांधी जी मिलते हैं, बातचीत होती है। उसके बाद वहीं मुजफ्फरपुर में गांधी जी रुकते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर पर, ठीक है। अब ये मलकानी कौन था? बेसिकली ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, मतलब सरकारी नौकरी करते थे, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं ये मेरे लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी कि मैं प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुका, क्योंकि भाई गांधी जी जो चीज़ करने आए थे वहाँ पर वो अगेंस्ट था गवर्नमेंट के, ठीक है। और जो प्रोफेसर मलकानी थे वो गवर्नमेंट में ही काम करते थे, तो उनके अगेंस्ट में जो बंदा काम करने आया, भाई कोई रखता है क्या? भाई जैसे कि मेरे घर पे कोई आ रहा है, ठीक है, और मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई कुछ काम कर रहा होगा तो भाई मैं अपने घर पे क्यों रखूँगा? मेरे पापा की जॉब जा सकती है, रिस्क होता ना। लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को अपने घर पे रखा, स्वागत किया। तो गांधी जी बोलते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मेरे लिए थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो जैसे गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, सभी लोगों को पता चलता है अच्छा ये हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो पूरे बिहार में ये बात फैल जाती है कि कोई आया है गांधी जी नाम का, ठीक है, और वो हमारी हेल्प करेंगे। तो जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, मतलब पूरी जो ज़मीन थी वहाँ पर चंपारण बिहार में, वो पूरी ज़मीन अंग्रेज़ों के नाम थी, ब्रिटिशर्स के नाम पर थी। और जो भी लोग थे इंडियंस, वो उस खेत पर काम करते थे ऐसा शेयर क्रॉपर, ठीक है, पूरा काम करते थे। उसके बाद अंग्रेज़ उनको पैसा देते थे, वही चीज़, ठीक है। तो सभी के सभी लोग बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और गांधी जी का स्वागत करते हैं कि भाई कोई तो आया हमारी हेल्प करने के लिए, बहुत बड़ी बात है, हम सपोर्ट करेंगे गांधी जी को, है ना। पूरे बिहार में ये खबर फैल जाती है। उसके अलावा वहीं पर गांधी जी लॉयर्स को बुलाते हैं और पूछते भैया क्या कैसा चल रहा है, सारी डिटेल्स लेते। लॉयर्स थे, लॉयर्स अपनी सारी बात बताते हैं उनको, साथ ही साथ ये भी बता देते कि वो किस तरीके से चार्ज करते हैं फार्मर्स। तो गांधी जी लॉयर्स को बहुत ज़्यादा डांटते हैं क्योंकि लॉयर्स बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे थे, जितने भी लोग थे सभी से, है ना। तो गांधी जी कहते हैं भाई तुम यार लॉयर्स हो यार, पैसा लो, अच्छी बात है, बट इतना ज़्यादा फीस क्यों चार्ज कर रहे हो? ये गरीब लोग हैं भाई, कैसे इतना ज़्यादा चार्ज पे कर पाएंगे? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो पुलिस है वो भी ब्रिटिशर्स की है, जो वहाँ पर जज साहब बैठे हैं वो भी ब्रिटिशर्स ही हैं, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही हैं। तो ये जो अपने इंडियन हैं जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके खेतों पर, भाई ऑलरेडी इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, ऊपर से तुम इतने ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये कोर्ट में जाएंगे डर की वजह से, कुछ बोल पाएंगे, जीतेंगे कभी केस, तब भी तुम इतना चार्ज कर रहे हो, सही नहीं है ये चीज़, है ना। तो लॉयर्स को बात समझ में आ जाती है, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि कोर्ट वगैरह में जाने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग ही हैं, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर जो चंपारण बिहार के जो लोग हैं, गरीब किसान हैं, सबसे पहले तो इनके अंदर से डर निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट वगैरह हर एक चीज़ ब्रिटिशर्स की थी, है ना, तो डरते थे इंडियंस। बेसिकली अब गांधी जी को पूरा चंपारण के बारे में पता लगा। क्या पता लगा? चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जो ये जिला है, ठीक है, इसकी जो मेनली जो खेती है जो अच्छी है, उपजाऊ खेती है ना, जहाँ पर जो फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर खेती वगैरह अच्छे से होती है, वो सारी की सारी अंग्रेज़ों के नाम पर है, ठीक है। इंडियंस लोग उनकी खेती पे काम करते हैं, वहाँ से उनको पैसा वगैरह मिलता है। और जो मेन कमर्शियल क्रॉप है, जिस खेती से सबसे ज़्यादा फायदा होता है चंपारण में, वो है कौन सी? इंडिगो। इंडिगो बेसिकली नील होती है, फोटो में अटैच कर रहा हूँ, देख लो अच्छे से, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी से होता है। तो यहाँ पर जो खेत के ज़मीन के जो मालिक थे, उन्होंने जितने भी गरीब किसान थे जिनसे काम कराते थे अंग्रेज़ लोग, उनको एक लॉ के अंदर बांध के रखा था, पकड़ के रखा था। वो लॉ ये था कि बॉस जितनी भी लैंड पर तुम काम कर रहे हो, जितनी भी तुम्हारी लैंड है, उस पर 15% लैंड पर इंडिगो उगाना है और वो पूरी की पूरी आपको जो ब्रिटिशर्स हैं उनको सौंप देनी है।
15% लैंड पे तो इंडिगो उगानी ही उगानी है, कंपलसरी है, इच्छा हो ना हो तब भी उगानी पड़ेगी, और पूरी की पूरी जो इंडिगो उगेगी वो ब्रिटिशर्स को दे देनी है। तो ये बेसिकली चलता आ रहा था बहुत टाइम से। लेकिन उसी टाइम हुआ क्या था, गांधी जी वहाँ पर पहुंचे थे, उसी टाइम हुआ क्या था, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना स्टार्ट कर दिया था, है ना। वही चीज़ आपको पता है, एक चीज़ तो है हम हाथ से सारा काम करें, ज़मीन से उगाएं, दूसरी होती है फैक्ट्री में कोई चीज़ बन जाए, ठीक है। तो फैक्ट्री में इंडिगो बनना स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो खेत से उगाएं उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि जो फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं वो सस्ती होती हैं, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं। हाँ, तो जर्मनी में जब सिंथेटिक इंडिगो बनने लगी थी फैक्ट्री में, फिर क्यों खरीदेंगे यहाँ से अंग्रेज़ों से वो लोग, है ना। तो यहाँ पर जितने भी ब्रिटिशर्स थे सभी को समझ में आ गया था कि बॉस अब इंडिगो हमारा बिकने वाला नहीं है, जो ये नील की खेती है इसको हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी सस्ती नील बनने लगी है फैक्ट्रीज के अंदर। यहाँ पर ब्रिटिशर दिमाग लगाते कहते ये बंद तो करना पड़ेगा हमें, क्यों ना थोड़ा सा फायदा भी निकालें। तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि सुनो भैया, सुनो सुनो, जितने भी लोग, जितने भी शेयर क्रॉपर्स हो, सभी लोग सुनो कि अगर तुम इस एग्रीमेंट से बाहर आना चाहते हो, ये 15% का जो है इंडिगो उगाओ, इससे अगर बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें कुछ कंपेंसेशन देना पड़ेगा, वही मुआवजा बोलते हैं, थोड़ा सा पैसा दो, है ना। फिक्स था, कुछ बताया था उन्होंने, ठीक है। और इस एग्रीमेंट से हम तुम्हें बाहर कर देंगे, अपनी मनपसंद खेती आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि भाई जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, जो लोग खेती पे काम करते थे उनकी, अंग्रेज़ों की, उन्हें भी ये बात पता थी कि भाई अगर हम इस एग्रीमेंट को ख़त्म नहीं करते हैं तब भी भाई इंडिगो तो ये उगाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोई फ़ायदा है नहीं अब इसमें। लेकिन ये लोग हमसे पैसा भी ले रहे फालतू में, बंद तो करना पड़ेगा काम, और पैसे और ले रहे ऊपर से, वो तो पैसे भी करोगे। तो कुछ लोग ये चीज़ मान गए, उन्होंने पैसे दे दिए अंग्रेज़ों को और उस एग्रीमेंट से बाहर आ गए। अब 15% फसल पे नहीं उगानी पड़ेगी इंडिगो। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने साइन नहीं किए, अंग्रेज़ों लोगों ने कुछ हायर कर लिए, वही ठग लोग होते हैं ना, ज़बरदस्ती करवाते काम, ज़बरदस्ती कुछ लोगों से पैसे ले लिए गए और उस एग्रीमेंट से बाहर निकाल दिया गया उनको, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत वहाँ पर गलत हो रहा था। उसके बाद गांधी जी फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, वो जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के एक सेक्रेटरी से मिलने, ठीक है। पूछते हैं भैया किस बेसिस पे सारे तुम रूल्स रेगुलेशन बना रहे हो, क्या है, पूरी डिटेल्स दो मेरे को। बट उनको कोई भी डिटेल नहीं दी जाती, बोला जाता है कि तुम आउटसाइडर हो, तुम बाहरी हो, तुम यहाँ के नहीं हो, ठीक है, यहाँ के नागरिक नहीं हो, हम तुम्हें डिटेल्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गांधी जी जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ठीक है। तो वहाँ पर डिटेल्स मांगते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि गांधी जी ऐसा है, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, जितना जल्दी हो सके ये चंपारण छोड़ के तुम चले जाओ। गांधी जी सीधा मना कर देते, मैं कहीं नहीं जाऊँगा चंपारण छोड़ के, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद गांधी जी जाते हैं मोतीहारी। मोतीहारी क्या, कैपिटल ऑफ चंपारण, ठीक है। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि गांधी जी एक तरीके से इन्फ्लुएंसर बन चुके थे उस टाइम पर, ठीक है। बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में थे, मिलना चाह रहे थे गांधी जी से, तो वहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ हो जाती है, सभी लोग स्वागत करते हैं गांधी जी का, ठीक है। और उसी टाइम गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस मिलता है अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है। उसमें लिखा हुआ होता है कि चंपारण छोड़कर चले जाओ जल्द से जल्द, अदरवाइज लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। गांधी जी पढ़ते हैं, साइन करते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा ठीक है। वैसे ही कुछ टाइम बाद गांधी जी को बुलावा आ जाता है कोर्ट की तरफ से कि कल सुबह कोर्ट में हाजिर हो क्योंकि रूल नहीं माना आपने, क्योंकि अंग्रेज लोग बोले बाहर भाग जाओ यहाँ से। गांधी जी का नहीं जाएंगे तो भैया कोर्ट में आ जाओ अगले दिन, ठीक है। तो गांधी जी पूरी रात जागते हैं और बहुत सारे लॉयर्स वगैरह से बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद से बात करते हैं, कहते हैं कि जितने भी पावरफुल अथॉरिटीज हैं आपकी जान पहचान सभी को इकट्ठा कर लो, हो सकता है कल मेरे को जेल हो जाए, ये सारी चीज़ है ना। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जो हो रही है सभी गरीब किसान के साथ, ये चीज़ मेरे को ख़त्म करनी है, मैं भले ही जेल चला जाऊँ बट आप काम कंटिन्यूसली रखना। बहुत सारे सपोर्टर्स इकट्ठे कर लिए गांधी जी ने, ठीक है। अगले दिन सुबह होती है, गांधी जी जा रहे होते हैं कोर्ट में, इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी होती है कि गांधी जी के निकलने की जगह ही नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग सपोर्ट में होते हैं गांधी जी के, कोर्ट के बाहर ही खड़े रास्ता बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो जज साहब हैं वो, ठीक है, और भी बहुत सारे पुलिस वाले सभी के सभी ब्रिटिशर्स देख के डर जाते हैं कि यार इतने सारे लोग इसके सपोर्ट में कैसे आ गए, एक भारी बंदा है ये, कैसे सपोर्ट में आ गए ठीक है। तो गांधी जी से कहते हैं जज साहब, अरे भाई इनको बोलो साइड हट जाओ यार, आगे कार्रवाई शुरू करनी है हमें। गांधी जी कहते हैं प्लीज़ आप सभी लोग थोड़ा साइड हो जाए, हमें कोर्ट के अंदर एंटर होने दें। तो गांधी जी कोर्ट के अंदर चले जाते हैं क्योंकि गांधी जी की सभी लोग बात मानते हैं। इसी कोर्ट में एंटर होते हैं गांधी जी, जज साहब के सामने गांधी जी तुरंत बोल देते हैं कि यश आई एम अ रूल ब्रेकर, हाँ मैं रूल ब्रेकर हूँ, मैंने रूल ब्रेक किया है, लेकिन रूल ब्रेक करने का मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था, मैं सिर्फ इन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, एक अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। यश मैं रूल ब्रेकर हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मैं भला कर रहा हूँ लोगों का, कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जज साहब कुछ सजा सुनाने वाले थे गांधी जी को, लेकिन बाहर लोग हंगामा काट रहे थे, भाई नहीं होनी चाहिए सजा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ भाड़ खड़ी होती है गांधी जी के सपोर्ट में। तो जज साहब और सारे ब्रिटिशर्स डर जाते हैं। तो जज साहब कहते हैं मैं 2 घंटे बाद फैसला सुनाऊंगा गांधी जी से। गांधी जी कहते हैं नहीं, जो करना है अभी करो,
ये कोई मतलब नहीं है 2 घंटे बाद सुनाऊंगा, ठीक है। ऐसी बातों को घुमा फिरा के जज साहब कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हें छोड़ते हैं अभी कुछ दिनों बाद, सेवरल डेज के बाद, है ना, कुछ दिनों के बाद फैसला सुनाएंगे, तब सुनाना होगा तब, ठीक है। जाओ फ्री हो आप, जाओ। छोड़ दिया जाता है गांधी जी को, और कुछ दिन बाद वो जो केस था उनके ऊपर हुआ था ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी वापस चले जाते हैं, ठीक है, रुकते हैं, और वहाँ पर सभी लॉयर्स वगैरह साथ मीटिंग करते हैं, राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं। तो गांधी जी एक क्वेश्चन पूछते हैं लॉयर से कि भाई अगर यहाँ पर मैं कभी अरेस्ट हो जाता हूँ और मैं जेल में चला जाता हूँ, आप लोग क्या करोगे उस टाइम? तो लॉयर्स कहते हैं कुछ नहीं करेंगे गांधी जी, हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी वजह से हमारे अंदर हिम्मत है, अगर आप जेल चले जाओगे तो हम भी वापस घर में लौट जाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके, ना हम घर लौट जाएंगे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं भाई ये गांधी जी चंपारण के नहीं है, बाहर के हैं, और बिना किसी स्वार्थ के हमारी इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अगर गांधी जी आप जेल में जाते हैं देन हम सभी लोग भी आपके साथ जेल में चले जाएंगे, हम सभी लोग जेल में चले जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को जारी रखेंगे और सभी को न्याय दिलाएंगे। गांधी जी कहते हैं वेरी गुड, यही चीज़ तो मैं चाहता था, यस, यही गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें, एक विजन पर काम करें, सभी का गोल सेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएं, यस। हाँ, तो यहाँ से गांधी जी को लगता है बहुत अच्छा, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस की स्टार्टिंग हो गई और वो सफल भी हुआ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सारी लीगल प्रोसेस होती है जो भी है ना, तो वो सारी करते हैं 10,000 किसानों से उनके स्टेटमेंट कलेक्ट करते हैं गांधी जी, लॉयर्स वगैरह सब पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है, और वही कोर्ट में जाके रखते हैं, है ना, जिस तरीके से होता है पूरा प्रोसेस कोर्ट में जाने का। तो यहाँ पर एक नाम ले रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, सर एडवर्ड गेट। ये कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। इनके साथ गांधी जी मिलते हैं और 4 बार इनके साथ मीटिंग होती है, ठीक है, 4 बार मीटिंग होती है, ठीक है। अब ये 4 बार मीटिंग होती है तो गांधी जी पूरा अपना प्लान बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये लोग कर रहे हैं, बहुत गलत है जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, ये गलत है, इसको हटाना चाहिए, वो सारी प्लानिंग वगैरह बताते हैं गांधी जी, ठीक है। तो उसके बाद यही जो सर एडवर्ड गेट ये जो होते हैं, ये एक अलग कमीशन बना देते हैं, ठीक है, किन के लिए? यही जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बटाई पे काम करते थे ब्रिटिशर्स के लैंड पर, इनका, और गांधी जी उसमें लॉयर ऐसा काम कर रहे थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स वगैरह सब कुछ है ना। तो एक अलग कमीशन बन गया था जिसका यही काम था कि ये जो गांधी जी बोल रहे हैं कि ये सब इशू है, इसको सॉल्व करना, सभी की बात सुनना, जितने भी शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी बात सुनना, फिर उसके बाद अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स ये क्या बोलते हैं, इनकी भी बात सुनना, और फाइनली कोई जजमेंट देना, ठीक है, इसको सुलझाना मामले को। ओके, तो वहाँ पर गांधी जी एज अ लॉयर काम कर रहे थे उसमें, ठीक है, और वहाँ पर अंग्रेज वगैरह भी आते हैं, ब्रिटिशर्स भी आते हैं। तो गांधी जी बहुत सारे प्रूफ्स उनके सामने रख देते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत सारे प्रूफ्स, है ना, सबूत दिखा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो डर जाते हैं और वो रिफंड करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जो वो कंपनसेशन ले रहे थे वो रिटर्न करने को तैयार हो जाते हैं, रिफंड करने को तैयार हो जाते हैं। वो अंग्रेज बोलते हैं कि गांधी जी ऐसी बात है, हम पूरा 100% जो रिफंड नहीं कर सकते हैं, कुछ परसेंट कर सकते हैं, आप बताओ कितना परसेंट? तो गांधी जी बोलते हैं 50% रिटर्न करना पड़ेगा। अंग्रेज बोलते नहीं 25% कर सकते हैं। गांधी जी कहते हैं ओके कोई बात नहीं, 25% पर हम एग्री करते हैं। बहुत सारे लोग इससे नाराज हुए, शेयर क्रॉपर्स बोलते हैं कि 25% क्यों, पूरा लेना चाहिए था, है ना, 50% लेना चाहिए था, है ना, आपने 25% क्यों किया? तो गांधी जी उनको स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए बड़ी चीज़ ये है कि पहली बार हमने ब्रिटिशर्स को हराया है, हम जीते हैं, भले 25% रिफंड मिला लेंगे तब भी हम जीते हैं। उनका एटीट्यूड नीचे हो गया, उनकी निगाहें नीचे कर दी हमने, हम जीते हैं। अभी तो स्टार्टिंग, अभी तो आगे, ऐसे इनको हम लोग हरा देंगे, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़े के, समझ रहे हो? तो ये पावर थी, पहली बार गांधी जी की वजह से जीत हुई थी शेयर क्रॉपर्स की, ठीक है, रिफंड मिला, बट हाँ अंग्रेज़ों की निगाहें झुक गई थोड़ी सी। ऐसी और भी आगे लीगल प्रोसेस चलती रही, है ना। अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता गया क्योंकि इंडिगो वगैरह तो वो सिंथेटिक बनने लगी थी जर्मनी में, और गांधी जी भी लगे हुए थे काम करने में। तो एट लास्ट ब्रिटिशर्स थे वो सारी ज़मीन वगैरह छोड़ देते हैं और भागने लगते हैं भाई, भागने लगते हैं चंपारण छोड़ के, ठीक है। ओवरऑल चंपारण में सारी चीज़ अच्छी हो जाती है। ब्रिटिशर्स का जो गलत लॉस वगैरह चल रहे थे वो धीरे धीरे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद गांधी जी पूरे चंपारण को देखते हैं कि यहाँ पर कैसा क्या है। तो गांधी जी देखते हैं कि आगे कंडीशन बहुत ख़राब है, लोग सही से एजुकेटेड नहीं है, साफ सफाई सही से नहीं करते हैं, गंदे कपड़े पहने रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ गांधी जी देखते हैं। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, टीचर्स को बुलाते हैं कुछ बाहर से, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ 2 लोगों के, एक महादेव देसाई, एक नारहरि पारिक, ठीक है। उसके अलावा उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबाई, ठीक है, गांधी जी की, वो भी आ जाती हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है, क्योंकि चंपारण को डेवलप करना था थोड़ा सा, बहुत पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट, बहुत पिछड़ा हुआ जिला था पूरा का पूरा, तो उसको आगे बढ़ाना था, ठीक है, सारी चीज़ अच्छी करनी थी, ठीक है। तो उनकी वाइफ भी आ जाती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग आते हैं मुंबई से, पुणे से, और भी अदर स्टेट से, ठीक है। क्यों?
चंपारण को डेवलप करना है, ठीक है, अच्छा जिला बनाना है। ऑलराइट, गांधी जी का जो यंगर चाइल्ड था जिसका नाम था देवदास गांधी, वो भी आ जाता है वहाँ पर, ठीक है, हेल्प करने के लिए, है ना। उसके बाद चंपारण के 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं ताकि बच्चे एजुकेटेड हो पाएँ, ठीक है। गांधी जी की जो वाइफ होती है कस्तूरबाई, है ना, वो सभी को सिखाती हैं कि साफ़ सफाई कैसे रखनी है ना, अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, सारी चीज़ गंदगी नहीं बगड़ानी है, ऐसा वैसा सारी चीज़ सिखाती हैं उनको, ठीक है। वही पर उसके बाद गांधी जी चंपारण बिहार में घूमते हैं और देखते हैं चीज़ें। उन्हें पता चलता है कि कोई वहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवाइयाँ वगैरह अवेलेबल नहीं है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, ठीक है। हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब थी वहाँ की। फिर गांधी जी डॉक्टर वॉलंटियर को बुलाते हैं, ठीक है। वॉलंटियर मतलब वो लोग होते हैं बेसिकली जो अपनी सर्विस देते हैं और उन्हें कोई लालच नहीं होता कि मेरे को पैसा मिलेगा बहुत ज़्यादा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ मतलब एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं लोगों की, ठीक है। तो ऐसे डॉक्टर को बुलाया जो वॉलंटियर करना चाहें, ठीक है। 3 मेडिसिन वो चंपारण बिहार में लेके आए। फर्स्ट कोटेड टंग के लिए अगर आपकी जीभ में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कैस्टर ऑयल एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाएगा। अगर मलेरिया किसी को होता है तो वहाँ पर क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल यूज़ होगा। अगर किसी की स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल का यूज़ होगा। तो ये याद रखना किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई यूज़ होगी, एग्जाम में आ सकता है। और साथ ही साथ गांधी जी नोटिस करते हैं कि वहाँ की जो फीमेल्स हैं, औरतें हैं, ठीक है, बहुत गंदे कपड़े पहन के रहती हैं। तो कस्तूरीबाई जो उनकी पत्नी थी महात्मा गांधी की, उनसे बोलते हैं कि देखो भैया ये गंदे कपड़े क्यों पहन के रखती हैं, ठीक है। तो कस्तूरबाई वहीं पर जाती हैं और उन महिलाओं औरतों से मिलती हैं कि क्या दिक्कत है, ऐसे गंदे कपड़े क्यों पहन के रखते हो, थोड़ी साफ सफाई, है ना। तो औरतें उनको घर ले जाती हैं, कस्तूरबाई को दिखाती हैं, कहती हैं देखो हमारे घर पे कोई भी बॉक्स नहीं है जिसमें हम कपड़े वगैरह रख सकें, और साथ ही साथ हमारे पास एक ही साड़ी है, ठीक है, तो वही हमको रोज़ाना पहननी पड़ती है, तो इसलिए गंदे बदबू आती रहती है, वो चल रहे हो, समझ रहे हो तो उस तरीके के कपड़े इसलिए मजबूरी में पहनने पड़ते हैं। तो अगर यहाँ से दिखाना चाह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गरीबी थी चंपारण बिहार में, ठीक है, और उसको धीरे धीरे महात्मा गांधी ने डेवलप किया चंपारण को, ठीक है, और गरीबी वहाँ से धीरे धीरे दूर होते गई, लोग एजुकेटेड होते गए, हेल्थ फैसिलिटी आती जा रही है ना। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है चैप्टर में। अब गांधी जी चंपारण में आए तो कुछ दिन के लिए थे, बट बहुत लंबे समय तक चंपारण में रुके, ठीक है। तो चंपारण में रुके वो बहुत समय के लिए, बट उसके बावजूद उनका जहाँ आश्रम था तो आश्रम के सारे अपडेट्स, ठीक है, वहाँ पर लोगों की सारे अपडेट्स वगैरह सब कुछ रखते थे वहाँ पर, ठीक है। डेली लेटर्स वगैरह लिखते थे, आगे क्या प्लानिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते थे, पैसा कितना दिया कितना आया, सब कुछ अपने आश्रम का प्रॉपर मैनेज करते थे वो, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे होता है ना कि हम दिल्ली बैठे हैं और हमारा बिजनेस कोई आगरा में है, तो सब कुछ हम व्हाट्सएप से देखते रहते हैं क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, क्या करना है। उसी तरीके से वो भी पूरा अपडेटेड रहते थे और अपने आश्रम को भी मैनेज कर रहे थे, ठीक है, चंपारण में रह के। और ऑर्डर्स वगैरह भी भेजते रहते थे। जैसे उन्होंने एक ऑर्डर भेजा था, ठीक है, कि जो वॉशरूम होते हैं वहाँ पर जो गड्ढा होता है ना, समझ रहे हो, हाँ, तो गड्ढा वगैरह होता है ना, समझ रहे हो, हाँ, तो उसको बंद कर दिया जाए ताकि स्मेल वगैरह ना फैले, ठीक है, और उस गड्ढे को बंद करके नए गड्ढे बना दिए जाएँ। तो ये सारे मतलब ओवरऑल सब कुछ मैनेज कर रहे थे वो, ठीक है। कितने मेहनती थे सोचो, है ना। तो आप भी मेहनत करो। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि चंपारण में आके मैंने लोगों की हेल्प करी, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया मैंने, है ना, बस नॉर्मल किया, बस मैंने अंग्रेज़ों को दिखा दिया कि भाई हमारा देश है तो हम अपने देश में अपने हिसाब से रहेंगे, कुछ गलत रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। आपकी हर बात नहीं मानेंगे, जो आप गलत बात बोलोगे उसको हम नहीं मानेंगे, अच्छे काम करेंगे, ठीक है, अच्छे काम करेंगे तो अगेंस्ट भी जाना पड़े लॉस के तो हम थोड़ा सा जाएंगे। तो वही बोलते हैं कि भाई अंग्रेज़ों को दिखा दिया कि हम अपने देश में अपने हिसाब से चलेंगे और अच्छे काम करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तो वही सब यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि हमने कोई महान काम नहीं किया, बहुत बड़ा नॉर्मल काम किया है। और गांधी जी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलते हैं कि फ्री इंडिया तभी स्टार्ट होगा जब खुद के पैरों पर खड़ा होगा, समझ रहे हो, जब हम अपने खुद के पैरों पर खड़े होंगे तभी फ्री होंगे, ठीक है। तो वही गांधी जी उस टाइम बोला था। अब आप अपनी लाइफ से ऐसे रिलेट कर सकते हो, आप अभी स्टूडेंट हो, सारा खर्चा वगैरह मम्मी पापा आपका उठाते होंगे, सारा काम मम्मी पापा आपके करते हैं, राइट, आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो जैसे ही आप थोड़े बड़े होते 12th के बाद कॉलेज वगैरह में जाते हो तो अपने काम खुद करो, ट्राई करो, अपना खर्चा खुद निकाल लो, मम्मी पापा से पैसे ना मांगो, है ना, खुद के ऊपर दूसरों पे डिपेंड ना रहो। तो वही गांधी जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना, चार्ल्स फ्रियू एंड्रयू, ये एक बेसिकली अंग्रेज था, गांधी जी को अपना गुरु मानने लगा था, गांधी जी की बात मानने लगा था, है ना। तो ये बेसिकली फेयरवेल के लिए आया था क्योंकि अंग्रेज जा रहे थे छोड़ के, तो गांधी जी से मिलने आया लास्ट टाइम। तो चंपारण के लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, मतलब ये तो ख़राब नहीं है, ये सुधर गया है, तो इसको हम चंपारण में ही रख सकते हैं, ये हमारी हेल्प करेगा आगे, अगर कभी ब्रिटिशर्स कुछ गलत करते हैं हमारे साथ देन ये हमारी हेल्प कर सकता है। तो गांधी जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंग्लिश मैन को, किसी भी ब्रिटिशर को आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना है आपको, ठीक है, अपने काम खुद करने हैं। तो बेसिकली गांधी जी ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें लेसन सिखाया सेल्फ रिलायंस का, ठीक है, कि हमें खुद के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, दूसरों के ऊपर
निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक अंग्रेज आया ना, तो चंपारण के लोगों को लगा भाई इसको रख लेते हैं, तो आगे अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो ये हमारा साथ देगा, है ना, अंग्रेजों वगैरह से लड़ने के लिए कोई भी चीज़, है ना। तो लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप किसान लोग हो, अपने जैसे लोगों के साथ रहो, किसी दूसरे बाहरी इंसान के ऊपर डिपेंड ना रहो, ठीक है, अपने काम खुद करो, दूसरों पर डिपेंड ना रहो। सेल्फ रिलायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन गांधी जी ने यहाँ पर सिखाया। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।